हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में आज हम बात करेंगे बच्चों दाब के महत्वपूर्ण उदाहरण, यानी दाब का हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों घनत्व के बारे में देखेंगे और आपेक्षिक घनत्व के बारे में देखेंगे। भले ही ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आप लोगों से नहीं बनता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर तैयार कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दाब का किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। पहला यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जैसे दाब का आप लोगों को फार्मूला पता होगा। दाब बराबर क्या कहलाता है बच्चों, एक निश्चित क्षेत्रफल पर, है ना। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है, ये दाब कहलाता है। जैसे बच्चों सूटकेस और बैगों का हत्था चौड़ा बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि उन्हें उठाने पर हाथ पर कम दाब आरोपित हो। देखो, कम दाब आरोपित हो, क्षेत्रफल का मान अधिक हो जाता है, तो हाथ पर लगने वाला जो दाब है वो कम होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए सूटकेस का जो हत्था है बच्चों पतला है, ठीक है, पतला है, तो पकड़ेंगे तो कम एरिया इसका लगेगा। कम एरिया, क्षेत्रफल कम होगा, तो फिर दाब का मान ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन वहीं पे यदि ये मोटा हो जाए तो हाथ में पकड़ेंगे बच्चों, ज़्यादा एरिया, है ना, लेगा। जब ज़्यादा एरिया का मान हो जाएगा तो दाब का मान कम हो जाएगा। यानी सूटकेस उठाते समय हाथ में दाब कम लगेगा। जैसे बच्चों कील की नोक पतली बनाई जाती है, नोक का क्षेत्रफल कम होने के कारण उसके द्वारा आरोपित दाब का मान अधिक हो जाता है, और जो कील है किसी भी स्थान पर आसानी से चुभ जाता है, अंदर की ओर चला जाता है। बात को समझें, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए यदि कील बच्चों, कील ऐसा होता, यदि मान लीजिए कील आपका ऐसा है, ठीक है, कील, और कील आपका ऐसा होता, तो फिर इसको यदि हम किसी भी पृष्ठ पर, है ना, इसको मतलब चुभाना चाहते हैं, इसको ठोकना चाहते हैं, यानी किसी पृष्ठ पर इसको धंसाना चाहते हैं, तो बच्चों ये आसानी से नहीं धंसेगा, इस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका एरिया ज़्यादा है। एरिया यदि ज़्यादा है बच्चों तो इसके द्वारा जो दाब है उसका मान कम हो जाएगा। क्योंकि दाब का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल बटा बल बटा क्षेत्रफल। तो एरिया का मान ज़्यादा होने के कारण इस कील द्वारा जो लगाया गया दाब है वो कम हो जाता है। वहीं पे बच्चों ये कील आपका कुछ इस प्रकार से हो जाए कि ये नोक बन जाए, तो जब नोक यहाँ पर एरिया बहुत कम हो गया, जब एरिया कम हो गया, एरिया का मान कम हो गया, तो दाब का मान ज़्यादा है, जिससे आसानी से किसी भी सतह पर घुस जाता है ना। जैसे मान लीजिए कील ठोकना है, कील धंसाना है किसी जगह पर, तो नुकीला कील लेते हैं। अरे सबसे बढ़िया चीज़ आप देखो कि जो बच्चों आपके पैर में, शरीर में कहीं भी कांटा लग जाए, कांटा का मतलब कोई लकड़ी का पदार्थ घुस जाए, अब उसको निकालना है तो आप भोथली सुई से यदि निकालना चाहो, भोथरी का मतलब समझ रहे हो, भोट, है ना, भोथरी सुई से यदि आप उसको सोचे कि निकालें तो नहीं, सुई ही अंदर नहीं जाता है। वहीं पे यदि सुई नुकीला है, सुई नुकीला है, तो आसानी से आपके शरीर में जो कांटा लगा है उस पे चारों ओर छेद करके बाहर निकाल देगा। तो जब हम शरीर से कांटा निकाल रहे होते हैं तो भोथरी सुई का प्रयोग ना करके नुकीले सुई का प्रयोग करते हैं। नुकीला सुई क्या होता है बच्चों, नुकीला सुई में क्या होता है, क्षेत्रफल कम होता है। जब उस पर बल लगाते हैं तो दाब अधिक लगता है, आसानी से शरीर के अंदर घुस करके, है ना, वो जो आपका कांटा है उसको बाहर कर देता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और ऐसे ही और एग्जाम्पल जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं बच्चों, जैसे समतल जमीन पर चलने की तुलना में पथरीले जमीन पर कष्टप्रद होता है। यानी जहाँ समतल है, समतल का मतलब बराबर है, वहाँ आप आसानी से चल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बच्चों नुकीले पत्थर है वहाँ पर आप नहीं चल पाओगे। क्यों? देखो मैं कारण बताता हूँ, थोड़ा सा समझो। समतल है तो समतल इस प्रकार से है, बढ़िया। आप जब पैर रखे बच्चों तो इतना में पैर रख गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मान ज़्यादा है, और क्षेत्रफल का मान ज़्यादा है तो इस पर दाब का मान कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे ये आपका कुछ सतह है और इस तरीके से आपका पत्थर, नुकीला पत्थर, तो जब आप पैर रखोगे तो भाई पैर केवल
पैर जो है पत्थर के इस भाग पर टच होगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मान पूरे जगह पे तो हमारा पैर टच हो नहीं रहा कि ज़मीन पे टच हो रहा है, पत्थर के किसी एक कॉर्नर पर टच हो रहा है, क्षेत्रफल का मान कम हो गया, दाब का मान अधिक हो जाता है, जिससे पैर में चुभने की आशंका हो जाती है। तो ये हो गए बच्चों दाब के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जिसे आप लोग तैयार कर लेना। अब बात करते हैं डेंसिटी, घनत्व। किसी एकांक आयतन में द्रव्यमान जितना रहता है वो उसका घनत्व कहलाता है। अब आप कहोगे सर इसको कैसे समझे? जैसे मान लीजिए एक कमरे में 20 बच्चे बैठे हो, ठीक है, वहीं पे यदि आप 10 बच्चे और बैठा दो तो 30 बच्चे हो गए, पास पास हो गए, तो एक निश्चित एरिया में संख्या की वृद्धि हो गई, मतलब घनत्व बढ़ गया। और जब 20 लोग बैठे थे, यदि 10 लोग कम कर दो तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य एक निश्चित एरिया में कितने लोग प्रेजेंस है वो उसका घनत्व कहलाता है। कि मान लीजिए 1 वर्ग फीट में एक व्यक्ति बैठा है, 2 वर्ग फीट में एक व्यक्ति बैठा है, 3 वर्ग फीट में एक व्यक्ति बैठा है, वो उसका डेंसिटी कहलाता है। ऐसे ही एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान मिला है वो उसका घनत्व है। जैसे पानी में आप नमक मिलाओ, तो नमक का डेंसिटी एक निश्चित मात्रा होगा ना भाई, ये पानी है, इसका कुछ आयतन होगा, है ना, ये आयतन हो गया, और इसका घनत्व कितना है? जैसे मान लीजिए 2 ग्राम प्रति ml, है ना, या 3 ग्राम प्रति ml, है ना, 1 ग्राम प्रति ml, या 5 ग्राम प्रति लीटर। तो एक निश्चित आयतन में कितना पदार्थ मिला हुआ है वो उसका घनत्व कहलाता है। यदि मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और आयतन का मात्रक बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किलोग्राम में लोगे तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक यदि एसआई पद्धति में लोगे तो किलोग्राम लोगे, तो किलोग्राम आयतन का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो मात्रक में भी सूत्र वगैरह आप लोग लिख लेना। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मीटर स्क्वायर, तो एसआई पद्धति में किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और बच्चों यदि हम सीजीएस की बात करें तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाता है। बीमी सूत्र देखो, द्रव्यमान है तो m हो गया, आयतन का हो गया आपका सेंटीमीटर, लंबाई है बच्चों तो ऊपर जाएगा तो l पावर -3 हो जाएगा, समय है नहीं, ये चीज हो गया। घनत्व तो एक अदिश राशि है, द्रव असंपीड्य है, संपीड्य नहीं है, अतः सभी दाबों पर उसका घनत्व अचर बना रहता है, स्थिर बना रहता है। इसके विपरीत गैस संपीड्य होता है, अतः दाब परिवर्तन के साथ उसका घनत्व परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? जो द्रव है, यदि पानी जो बच्चों असंपीड्य है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पानी संपीड्य है, सही है कि नहीं? तो गलत है, असंपीड्य है। वायु संपीड्य है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वायु संपीड्य है। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है और बच्चे सोचते हैं कि सर आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं। जो पूरा नहीं पढ़ते हैं तो उनको यही लगता है ना। तो ये सारा चीज तैयार कर लेना आप लोग। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना बच्चों कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है बच्चों, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं, जिसे विशिष्ट गुरुत्व के नाम से जानते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा लगेगा ना, पदार्थ का कितना घनत्व है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना है, ये अनुपात आपका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है बस। ठीक है, यानी सूत्र के रूप में पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, यानी कुल मिलाकर के 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के अपेक्षा पदार्थ का कितना घनत्व है वही आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। आपेक्षिक घनत्व, ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल है, जो बच्चा नोट्स लेता है उसको ये सारा चीज मिलता है। मात्र 100 रुपए लगते हैं बच्चों शिव कोचिंग क्लासेस के नोट्स के लिए, 100 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 9685299149। यदि किसी बच्चे को नोट्स लेना है तो 9685299149। ये सारा चीज नोट्स में रहता है यार, भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को नोट्स लेकर प्रॉपर तैयारी करना है तो नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व का मतलब प्रति 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व के सापेक्ष पदार्थ का कितना घनत्व है उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है।
विमाहीन राशि है बच्चों, क्योंकि दोनों घनत्व है, घनत्व से घनत्व कट जाएगा, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। ठीक है, किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व से यह पता चलता है कि कोई पदार्थ समान आयतन में जल से कितना गुना भारी है। वही जल की अपेक्षा बात की जा रही है ना, कि जल के घनत्व की अपेक्षा पदार्थ का घनत्व कितना है, वही उसका अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है, बाकी आप लोगों से बन जाना चाहिए। और बाकी जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें। शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से अपना पर्सनल नंबर शेयर किया हूँ ताकि आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, बेहतर रूप से तैयारी हो सकेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।